Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 24th of May 2021, Monday. Inspiration of the day is infuse your life with action. Don't wait for it to happen, just make it happen. आज के डिस्कशन में हम ये सारे आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। बेसिकली पेज नंबर 1 पे आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी जीएसटी रिलेटेड न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में, तो उनको कंबाइन कर दिया है एक प्लेस पे सो दैट वी कैन रिलेट इट ईजिली एंड कॉम्प्रीहेंड इट बेटर। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। सेंटर स्टेट स्टेयर एट ₹2 ट्रिलियन जीएसटी सेस गैप। जीएसटी कलेक्शन को लेकर के अगर आपको याद हो तो कोविड-19 की फर्स्ट वेव में भी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में कई सारे इश्यूज जनरेट हुए थे, क्योंकि उस समय भी जीएसटी कलेक्शन जो था वो फॉल किया था बिकॉज ऑफ द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड नाउ इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 2, government is anticipating GST collection to fall below 1 trillion in the month of June. That is the first time in 9 months. जो कि अगर आपको याद हो तो अप्रैल और जून और मई के मंथ में लास्ट ईयर जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा फॉल किया था। तो इस बार भी जून के मंथ में गवर्नमेंट जो एंटिसिपेट कर रही है कि इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो भी 1 ट्रिलियन से फॉल करेगा, 1 ट्रिलियन से नीचे ही कलेक्ट होगा। एंड द मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर लो कलेक्शन और सबड्यूड कलेक्शन इज कोविड लेड डिसरप्शन। कोविड-19 की वजह से, स्पेशली सेकेंड वेव की वजह से बहुत ज़्यादा लोकलाइज लॉकडाउन देखने को मिला, डिमांड अनसर्टेनिटी रही, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन थी। इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो गवर्नमेंट का एक क्लियर एंटिसिपेशन है कि इस बार जून के जो महीने में जीएसटी कलेक्शन होगा वो 1 ट्रिलियन से नीचे होगा। अब सेंटर गवर्नमेंट के पास अगर जीएसटी कलेक्शन 1 ट्रिलियन से नीचे हो रहा है या कितना भी कम हो रहा है, बट सेंटर हैज़ टू कॉम्पनसेट टू द स्टेट एज पर द जीएसटी रेजिम। अगर आपको जीएसटी के बारे में पता होगा तो उसमें 3 साल का एक क्लॉज था कि अगर 3 साल तक स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान होता है आगे आने वाले टाइम में आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको सेंटर गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करेगी। हालांकि इस पर भी कई बार इशू जनरेट हुआ, क्योंकि जीएसटी की वजह से जो कॉम्पनसेशन फॉल हुआ, जीएसटी की वजह से कलेक्शन फॉल किया, सेंटर के पास पैसा नहीं था, सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इवन कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट ने ये कहा कि जीएसटी रेजिम के अंदर जो भी क्लॉज है स्टेट को कॉम्पनसेट करने का, वो उस लॉस का है जो कि जीएसटी की वजह से हुआ है। बट कोविड में जो नुकसान हो रहा है टैक्स का, जो जीएसटी कलेक्शन फॉल कर रहा है, वो जीएसटी के वजह से नहीं है, बल्कि कोविड-19 और पैंडमिक की वजह से। तो इस तरह के कई आर्ग्यूमेंट्स भी हुए डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में, कि सेंटर ने कहा कि जीएसटी क्लॉज में जो भी कॉम्पनसेशन की बात करी गई है वो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने की बात करिए जो कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से हो। हालांकि इसके बावजूद भी जैसे ही चीज़ें ब्रूड अप हो रही थी, इमीडिएटली इकोनॉमी रिकवर होने लगी और जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज होने लगा। तो ये थोड़ा सा मैटर जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है, कॉम्पनसेशन का है, थोड़ा सबसाइड हो गया। लेकिन फिर दोबारा से ये इशू कोविड-19 की सेकेंड वेव में फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कलेक्शन फिर से फॉल करेगा और इस बार फिर सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और वो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन से ज़्यादा होगा फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। लगातार सेकेंड ईयर या दूसरे साल भी सेंटर गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को सेस कलेक्शन से ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना होगा। And if we talk about the GST collection for compensation for state, that is actually expected to widen approximately 2.5 to 3.0 trillion in the financial year 22, और सेस कलेक्शन कितना हो रहा है? Even less than 1 trillion. तो can you imagine the difference? 2 to 3 टाइम्स का डिफरेंस है। सेस कलेक्शन जो हो रहा है वो 1 ट्रिलियन से कम का हो रहा है, जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है जीएसटी के अंदर, और जो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना है वो 2 से 3 ट्रिलियन का करना है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और इवन जो ये
गैप है ये पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 21 के जो कॉम्पनसेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो कॉम्पनसेशन था उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 में ये गैप और ज़्यादा वाइडन हो गया। इट मीन्स कि सेंटर को ज़्यादा पेमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को। और इस डेटा के अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट आर एस्टिमेटिंग दैट द सेस कलेक्शन में फॉल शॉर्ट बाय 1.5 to 2.0 ट्रिलियन विज़ कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट को पे करना है, कॉम्पनसेट करना है स्टेट्स गवर्नमेंट को, और शॉर्टफॉल हो रहा है कलेक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2.0 ट्रिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब स्टेट गवर्नमेंट तो अपना कॉम्पनसेशन मांगेंगी, वो तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आपको शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो आप हमें मत दीजिए या हमें बाद में पे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक्सेस अमाउंट जब एक्शन रिवेन्यू कलेक्ट होता है तो दोनों को फ़ायदा होता है, सेंटर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जब नुकसान हो रहा है तो सेंटर उसका ज़्यादा नुकसान की भरपाई करेगी। तो उसके लिए सेंटर के पास क्या ऑप्शन बचा है? सिमिलर जस्ट लाइक लास्ट ईयर सेंटर गवर्नमेंट नीड टू बोरो फ्रॉम द मार्केट अगेन इन ऑर्डर टू फिल द गैप, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट। तो सेंटर गवर्नमेंट फिर से मार्केट से बोरोइंग कर सकती है। However, the center may agree to borrow part of the shortfall due to GST compensation, not due to COVID-19। वही वाला इशू दोबारा से आ गया जो कि पिछले साल जनरेट हो रहा था कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से जितना फॉल हुआ, कैलकुलेशन होगा पिछले साल अगर आपको याद हो तो स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट्स को विंडो दी गई थी कि आप इतना चाहें तो खुद से बोरो कर सकते हैं अमाउंट का, और अगर आप खुद से बोरो नहीं करना चाहते मार्केट से तो सेंटर आपके बिहाफ पर बोरो करेगा। तो दो ऑप्शंस दिए गए थे। इफ यू आर करेंटली और रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ एनालिसिस, तो हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि सेंटर्स को दो ऑप्शन दिए गए थे। सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दो ऑप्शन दिए थे, या तो खुद से बोरो करो या सेंटर गवर्नमेंट बोरो करेगी। और उसको लेकर भी कई सारे क्लॉज थे कि उतना ही बोरो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना लॉस जीएसटी की वजह से हुआ है, कोविड की वजह से जो हो रहा है उसके लिए कुछ अदर ऑप्शन खोजे जाएंगे। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, बिकॉज ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन whatever shortfall has been happened, center is agree or center may agree to borrow that part of revenue shortfall and not due to the COVID-19 की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए फिलहाल के लिए सेंटर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी मार्केट बोरोइंग नहीं करेगी। Probably center may create a special window and give to states as a back-to-back loan just like लास्ट ईयर। तो कोई स्पेशल विंडो या स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत जो कि कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है इसका कलेक्शन का, रिवेन्यू कलेक्शन का, उसको उसकी भरपाई करेगी। बट मार्केट बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल की वजह से ही होगा। तो फ्राइडे को मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की फिर से, और इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या मोड अपनाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, सेंटर कहाँ से बोरो करेगी, कैसे बोरो करेगी, कितना अमाउंट का बोरो करेगी, अगर स्पेशल विंडो कोई ओपन करी जाती है स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए तो वो कैसे ऑपरेट करेगी। तो इन सारे जो मेन इश्यूज़ हैं इस बार जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जीएसटी कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के वो फ्राइडे की मीटिंग में हो सकता है डिसाइड हो। अगर सिनेरियो की हम बात करें कि जीएसटी कलेक्शन क्या चल रहा है, तो अगर ई वे बिल जनरेशन का डेटा हम देखें जो कि न्यूज़ में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अप्रैल और मई के मंथ में जो ई वे बिल जनरेशन है जो कि जीएसटी के पेमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। तो अप्रैल और मई के मंथ्स में डेटा देखें अगर ई वे बिल जनरेशन का, तो ई वे बिल जनरेशन 30% तक डिक्लाइन किया है। ई वे बिल जनरेशन जो होता है वो 30% तक डिक्लाइन किया है इन द मंथ ऑफ May against April, and the collection may fall below 1 trillion in the month of June. And definitely there is a lack of economic activity in industrial states just like महाराष्ट्र, दिल्ली। हम सभी को पता है कि ये दो स्टेट्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे कोविड-19 की वजह से। तो कहीं कहीं ना रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला है। जो इंडस्ट्री है वो भी अफेक्ट हुई है, उनका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, बिकॉज ऑफ द रिवर्स लेबर माइग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड जनरेशन।
तो जून के मंथ तक तो यही सिनेरियो रहने वाला है। एक्सपर्ट्स ये कहना है कि जुलाई के मंथ में डिमांड में कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, तो हो सकता है जुलाई के महीने से जीएसटी कलेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिले। रिकवरी विल हिंज ऑन ओपनिंग अप इन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जो कि प्रोबेबली अगर जिस रेट से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो जुलाई तक शायद ये स्टेट जो है वो थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू करें, और जैसे ही ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो ओपन होना शुरू करेंगे फेज वाइज मैनर में, जीएसटी कलेक्शन फिर से इंक्रीज होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जून तक ये एंटिसिपेट किया गया है कि जीएसटी कलेक्शन फॉल होगा, एंड देयर इज अ टीम ऑफ ऑफिसर्स व्हिच इज एक्चुअली असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉकडाउन इन जीएसटी मॉपिंग अप कॉम्पनसेशन दिस ईयर। तो जो एक्सपर्ट की जो टीम ऑफ ऑफिशियल्स हैं ये अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके जीएसटी काउंसिल जो फ्राइडे को मीटिंग होनी है उसमें प्रेजेंटेशन उसका होगा, एंड दिस इज द डेटा दैट इंडिकेट्स द सेस कलेक्शन एंड रिलीज टू द स्टेट। कितना किस साल में कितना कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट्स गवर्नमेंट को कितना देना पड़ा। तो हम जैसा कि देख सकते हैं 2017 से जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तब से लेकर के आज तक केवल 2 साल या 2 फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हुआ है कि जो सेस कलेक्शन है वो ज़्यादा रहा है और स्टेट्स को कम कंपनसेट करना पड़ा। इवन लास्ट ईयर भी 20 में भी हम देखें तो सेस कलेक्शन जो था वो कम था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिसबर्समेंट किए थे फाइनेंस के। वही फाइनेंशियल ईयर 21 भी सेस कलेक्शन कम रहा, स्टेट्स को कॉम्पनसेट ज़्यादा किया गया, और 22 में भी यही शॉर्टफॉल एंटिसिपेट किया जा रहा है। अब चूंकि वो जो क्लॉज है स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करने का वो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद ख़त्म हो रहा है। जो भी टाइम पीरियड था जिसके जीएसटी रेजिम में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऑन बोर्ड आइए, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में एग्रीमेंट दीजिए, आपको जो भी नुकसान होगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, आपके पर्टिकुलर रेवेन्यू कलेक्शन में जो नुकसान होगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी, फुलफिल करेगी आगे आने वाले कुछ सालों तक। So basically, as per GST Compensation Act, central government will compensate to the state government for any loss that is actually accounted for implementation of GST for up to 5 years. 5 साल तक के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट में एक क्लॉज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था 5 साल तक अगर स्टेट्स गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान होता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, नुकसान कैसा, उनके रिवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि उनको पहला रिवेन्यू कलेक्शन होता था, उसके कंपैरिजन में अगर स्टेट्स गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस नुकसान की भरपाई करेगी, उस नुकसान को कॉम्पनसेट करेगी। इसमें ग्रोथ रेट भी लिया गया था। डेफिनेटली जो भी बेस ईयर लिया गया होगा जिसके बेसिस पर कंपेयर किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि वो कौन सा बेस ईयर है जिसके बेसिस पर, जिसके रिवेन्यू कलेक्शन के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है रिवेन्यू कलेक्शन में, और कितना ग्रोथ रेट एंटिसिपेट किया जाता है। भाई ऐसा तो नहीं कि एक फिक्स्ड अमाउंट का ही रिवेन्यू कलेक्शन होता रहेगा आगे आगे वाले 5 सालों तक, कुछ ग्रोथ भी होती है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बेस ईयर लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉस को कम एंटिसिपेट करने के लिए, लॉस को मेजर करने के लिए, और कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ उस जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट में कंसीडर किया गया कि हर साल इतनी ग्रोथ को एंटिसिपेट करते हुए इस पर्टिकुलर ईयर के जो रिवेन्यू कलेक्शन था उसको बेस मानते हुए अगर स्टेट्स गवर्नमेंट को नुकसान होता है आगे आने वाले 5 सालों तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। और अगर आपको पता हो तो जून 2022 में वो 5 साल का जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन किया जाए। कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिमांड करी थी। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस डिमांड, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। स्टेट्स में आस्क फॉर 5 ईयर एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो कह रही है कि जो उनका पीरियड ख़त्म होने वाला है जून 22 में, कॉम्पनसेशन का पीरियड जो खत्म होने वाला है जून 22 में, उसको 5 साल और बढ़ा दिया जाए। पिछली बार भी स्टेट्स गवर्नमेंट ने ये डिमांड करी थी, स्टेट्स माइट सीक एन एक्सटेंशन
of up to 5 years on protected revenue beyond June 2022 at upcoming GST Council meeting. तो और क्या आर्ग्यूमेंट है स्टेट्स गवर्नमेंट का? स्टेट्स गवर्नमेंट का सीधा सा आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को देखें तो इनिशियली 3 सालों तक तो नॉर्मल ईयर रहा, बट इसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आ गया जिसकी वजह से स्टेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सीधी सी बात है, आप हमारा जो एक्सटेंशन का पीरियड है वो बढ़ाइए। जून के बाद आप हमसे कह देंगे कि अब तो हम आपको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे आपके रेवेन्यू लॉस की वजह से, तो आप अपने सेंटर कह देगी भाई अब तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब आप अपने हिसाब से देखिए आपका लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है आपके जीएसटी की वजह से। That is why different center governments are also looking for extension of up to 5 year more on this protected revenue, जो compensation का clause है इसको और बढ़ाने की बात करिए। Besides this, states will also pitch for the cut in GST rates on few key COVID-19 related medical supplies, और जो कि इसकी डिमांड भी कई महीने से जनरेट हो रही है कि जो की मेडिसिन हैं जीएसटी की, जो मेडिकल सप्लाईज जो कि जीएसटी कोविड के जो की मेडिसिन हैं कोविड की, जो कोविड के ट्रीटमेंट में जो की सप्लाईज हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो या अदर इम्पॉर्टेंट मेडिकल सप्लाईज हो, उन पर जीएसटी रेट 0 कर दिया जाए या मिनिमम कर दिया जाए। हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लेकर के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए थे इस चीज़ को कि इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो इस बार फ्राइडे की मीटिंग में जीएसटी रेट्स जो कि कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज पर लगते हैं उनमें कट के भी इशू को रेज करेगी उस पर्टिकुलर मीटिंग में। Apart from it, our Union Finance Minister may also take up the reduction in late fee for the late filing of GSTR 3B returns since July 2017. तो ये 3-4 तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो अपकमिंग जीएसटी की जो मीटिंग है उसमें डिस्कस किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, few other issues, that is actually converting quarterly filing into monthly payment for the taxpayer with a turnover of less than 5 crore. Apart from it, levy of COVID cess on pharmaceutical and power sector, especially in state of Sikkim, इसको लेकर भी, इस पर्टिकुलर इशू को लेकर भी डिस्कशन होगा। तो इस बार की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉबेबली हो सकता है अभी हमें इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने को ना मिले, बट जो इशूज डिस्कस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ इशूज ये भी हैं, लेवी और 12% टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर पर्सनल यूज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। सिक्किम को लेकर के भी कुछ जीएसटी में इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1। IFSCA इन टॉक्स विद ओवरसीज रेगुलेटर्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बेसिकली 10 फॉरेन जुरिडिक्शन से कंटिन्यूएशन में है, टॉक पे कंटिन्यूसली बायलैटरल टॉक स्टैब्लिश कर रहा है IFSCA। आपने कहाँ सुना है ये IFSCA का नाम? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। सुना होगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली आप सबने सुना होगा IFSC। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इज इन टॉक विद 10 फॉरेन जुरिडिक्शन। क्या बात कर रहे हैं, क्या बायलैटरल डिस्कशंस चल रहे हैं? बेसिकली all the discussions are going to a bilateral mode for enabling the Indian fintech startups to expand globally and access the foreign कैपिटल। तो कुछ इंडियन जो फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज हैं उनके एक्सपेंशन को लेकर के और उनकी फॉरेन कैपिटल की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के नेगोशिएशन कर रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। बेसिकली इट इज़ IFSCA है जो भी ओवरसीज डेवलपमेंट होता है, जो ओवरसीज डेवलपमेंट रेगुलेशन होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उन सबको मॉनिटर करती है। जैसे IFSCA that actually oversees the development and regulation of all financial product in the International Financial Services Center। और अगर आपको पता हो तो ये जितने भी एफर्ट्स हैं IFSCA के, दैट इज एक्चुअली inclined और in line with the government ambitious plan। गवर्नमेंट का एक ambitious प्लान था कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक हब जनरेट किया जाए, और किया भी, स्टैब्लिश भी किया है गवर्नमेंट ने गुजरात में, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गिफ्ट सिटी बोलते हैं, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। तो उसके डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस प्लान है कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब हो और इंडिया की जो
फिनटेक कंपनीज हैं वो ग्लोबली उनको ग्लोबल उनकी डिमांड है या वो ग्लोबली एक्सपेंड करें और जो फॉरेन कैपिटल है उसको वो ईजिली एक्सेस कर पाए. तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग द domestic financial tech with the international financial tech hub. So it's a very ambitious plan. Definitely it requires a lot of time, lot of infrastructure as well. But तो उसी लाइन में IFSCA जो है that is actually holding talks with the 10 foreign jurisdictions. तो अभी के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज़ टू डेवलप द यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक कंपनीज, इंडियन फिनटेक कंपनीज जिनका कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया है, जिससे कि एक फाइनेंशियल टेक ब्रिज क्रिएट किया जा सके 10 आइडेंटिफाइड फॉरेन काउंटर पार्ट्स. हालांकि वो जो कौन फॉरेन काउंटर पॉइंट्स हैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं. और IFSCA कंटिन्यूसली इन फॉरेन जुरिडिक्शन से या फॉरेन जो फिनटेक कंपनीज हैं उनसे, जो फॉरेन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कंटिन्यूसली डिस्कशन में कि कैसे इंडिया से इंटीग्रेट होना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है. इट कुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा होगा कि इंडिया फॉरेन कैपिटल को एक्सेस कर पाएगा. जो 10 फॉरेन जुरिडिक्शंस अगर वो इंडिया से भी इंटीग्रेट होते हैं तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल है. दैट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट प्रोसेस. सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर श्रीनिवास, अ majority of 2,500 fintech companies in India across all the segments are interested in international presence. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो fintech companies हैं वो भी बाहर फॉरेन मार्केट में जाना चाहते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर करना चाहते हैं. दे वांट टू एक्सेस द फॉरेन कैपिटल. तो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 ऐसी कंपनीज है दोज हु आर एक्चुअली रेडी. तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट द कंड्यूसिव एनवायरमेंट. सो एज पर द एक्सपर्ट, दिस पर्टिकुलर ब्रिज, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन will also facilitate the cross reference for both domestic as well as the foreign fintech and help them to integrate not just in terms of capital but in terms of infrastructure as well. और इसके लिए कमेटी भी सेटअप करी गई है जो बेसिकली मिस्टर केपी कृष्ण जिसको हेड कर रहे हैं इसी फाइनेंशियल टेक जो फिनटेक कंपनी उनके इंटीग्रेशन के लिए, कि कैसे एक वेरिएबल कैपिटल कंपनी इस्टेब्लिश करी जाए जो कि फंड को मैनेज करे IFSC में, कैसे ये फॉरेन जुरिडिक्शन से इंटीग्रेशन हो. तो इसके लिए कमेटी प्रॉपरली वर्क कर रही है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट की, जो कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इन ऑर्डर टू बेटर इंटीग्रेट द फिनटेक हब विद द ग्लोबल फिनटेक मार्केट. हालांकि इस तरह के बहुत सारे फॉरेन जुरिडिक्शन है. फिलहाल के लिए 10 फॉरेन जुरिडिक्शन से ही बात करी जा रही है. और अगर इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, IFSC इसमें सक्सेसफुल होती है तो डेफिनेटली एक ब्रिज क्रिएट होगा, फिनटेक का ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, फिनटेक ब्रिज शॉर्ट फॉर्म में भी उसको बोल सकते हैं. और दिस पर्टिकुलर फिनटेक ब्रिज विल एक्चुअली फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी. कैपिटल तो फ्लो हो गई, पैसा तो एक दूसरे टेक से एक टेक में आराम से आप फ्लो होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में विदाउट लेस रिस्ट्रिक्शन. अपार्ट फ्रॉम इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, विजडम, ये सब भी आपस में शेयर होंगी, डेटा शेयर होगा जिससे कि बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज डेवलप करी जा सकेंगी फिलहाल के लिए इन फ्यूचर में. तो रेगुलेटर का ये कहना है कि इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल. नाउ दे आर इन डिस्कशन. लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन विल बी मैनेज्ड बाई IFSCA. जो 10 फॉरेन जुरिडिक्शन शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्या उनमें सबके साथ इंटीग्रेशन होता है या कुछ को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है. फिलहाल के लिए ये एजेंडा है एक. तो दूसरा एजेंडा ये है कि जो वेरिएबल कैपिटल कंपनी सेटअप करने की बात हो रही है, कि जो वेरिएबल कंपनी जो बेसिकली फंड को मैनेज करती है IFSCA में, उसको भी सेट करने की उस पर भी डिस्कशंस और रिव्यू चल रहे हैं. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज हमको देखने को मिले in terms of financial services, especially for global exposure. Apart from it, there is one short clip. SGX NSC may start operations at Gift City by December. गिफ्ट सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और गिफ्ट सिटीज़ और कई बार न्यूज़ में है. और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गिफ्ट सिटी क्या है और हाउ इट वर्क, व्हाट इज एक्चुअली गवर्नमेंट प्लानिंग. गिफ्ट सिटी हमें बताया भी था, गुजरात में इस्टेब्लिश की गई है जस्ट टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो. तो अब ये न्यूज़ का इन्वेस्टर विल नीड टू वेट अनदर क्वार्टर टू ट्रेड इन द पॉपुलर ग्लोबल प्रोडक्ट विच विल गेट राउटेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. तो इन टेलीफोनिक इंटरव्यू विद श्रीमी चौधरी, दैट इज
चेयरमैन ऑफ IFSCA अथॉरिटी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ऑपरेशन ऑफ गिफ्ट सिटी। तो जब सारे सेक्टर अफेक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली गिफ्ट सिटी भी उस कोविड-19 के इम्पैक्ट से अफेक्ट नहीं हो सकता। तो जो SGX NSE जो स्टार्ट होना था एक एक्सचेंज जिसमें कई सारे पॉपुलर ग्लोबल प्रोडक्ट जो होंगे उनकी ट्रेडिंग होगी, वो पहले स्टार्ट होना था, बट दैट विल ऑल्सो डिलेड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि दिसंबर तक जो भी एक्सचेंज है SGX NSE ये दिसंबर तक ऑपरेट करेगा। इट मीन्स इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा और वेट करना है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मॉडर्न ट्रेड टू रिकवर एज कोविड ग्राफ्स स्लोस। नीलसन, तो नीलसन एज अ रिसर्च बेस्ड फर्म उसके एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग, उसके फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न ट्रेड है वो अब रिकवरी की प्रोसेस में इंडिया में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है। सो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स विल नाउ स्लोली रिकवर एज द metropolitan cities in India started reporting the lower COVID-19 cases। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मॉडर्न ट्रेड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी या अनदर टर्म में भी बोल सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब थोड़ी सी रिकवरी, स्पेशली रिटेल सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी क्योंकि कोविड-19 इज नाउ बीइंग सबसाइड एज पर द डेटा। अगर हम मॉडर्न ट्रेड की बात करें, बेसिकली मॉडर्न ट्रेड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ FMCG में क्या आता है हमारे एक सा हम ये कह सकते हैं इमेजिनरी, हम या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए ये क्लासिफिकेशन है कि FMCG में एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है, एक मॉडर्न मार्केट होती है और ई-कॉमर्स होती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FMCG के केस में सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो ट्रेडिशनल ट्रेड का है। ट्रेडिशनल ट्रेड जो हम दुकानों में जाकर सामान खरीदते हैं, छोटी छोटी दुकान होती है, 88% जो मार्केट शेयर वो ट्रेडिशनल ट्रेड का है। ई-कॉमर्स का सबसे कम है, दैट इज़ 3%। एंड मॉडर्न ट्रेड एक्चुअली स्टैंड एट 9%। तो मॉडर्न ट्रेड जो है वो 9% पे स्टैब्लिश करती है। और अगर पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर्स की बात करें कि परफॉर्मेंस कैसी रही है मॉडर्न ट्रेड की पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर में, तो इन तीनों के कंपैरिजन में पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स में सितंबर 20, दिसंबर 20 और मार्च 21 में जो मॉडर्न ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट रही है। और सबसे अच्छी ग्रोथ हम सभी को पता है किस में देखने को मिली, दैट इज़ इन ई-कॉमर्स। ऑल्दो जो ट्रेडिशनल ट्रेड रहा है वो निगेटिव टेरिटरी में नहीं गया है लास्ट 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेड है, देखो आप देख सकते हैं डेटा, तो जो येलो से इंडिकेट हो रहा है दैट इज द ग्राफ फॉर मॉडर्न ट्रेड। सो मॉडर्न ट्रेड पिछले लास्ट तीनों क्वार्टर में निगेटिव टेरिटरी में फॉल किया है। बट अब नीलसन के डेटा के अकॉर्डिंग नाउ मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैव सीन द पीक, नाउ द मॉडर्न ट्रेड इज गोइंग टू इंक्रीज। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मॉडर्न ट्रेड में एक्चुअली क्या इंक्लूड होता है। ई-कॉमर्स हम सभी जानते हैं, ट्रेडिशनल ट्रेड, व्हाट एक्चुअली इंक्लूड इन मॉडर्न ट्रेड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जेपी इंफ्रा केस COC टू रिव्यू NBCC ऑफर। अगर आपको याद हो तो जेपी इंफ्रा का जो रिजोल्यूशन का केस चल रहा था उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो जेपी इंफ्रा के जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है दे कैन एक्चुअली रिव्यू द ऑफर सेंड बाय सुरक्षा ग्रुप। सुरक्षा ग्रुप ने जो ऑफर सेंड किया था जेपी इंफ्रा को खरीदने के लिए, उसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पर उस पर वोटिंग के लिए मंडे को वोटिंग होनी थी, मीन्स आज वोटिंग होनी हो उस पर। लेकिन NBCC के ऑफर के बाद NBCC ने एक और ऑफर एक्सटेंड किया है अपना। उसने कहा है कि इट विल further add approximately 2000 crore in the next 3 years in JP Infra case। तो अगर NBCC के पास जाता है JP Infra तो JP Infra को 2000 करोड़ और ज़्यादा फंड मिलेगा आगे आने वाले 3 सालों में थ्रू NBCC। तो इसको लेकर के सुरक्षा ग्रुप जो है वो थोड़ा सा नाराज़ होगा। उनका कहना है कि अगर जेपी इंफ्रा की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो NBCC के ऑफर की वोटिंग पर जाते हैं, अगर वो मंडे को आज NBCC के भी ऑफर की वोटिंग कराते हैं विद सुरक्षा ग्रुप के ऑफर की वोटिंग के साथ में, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम दिस रेस। तो सुरक्षा ग्रुप ने कहा है कि पहले आप हमारे ऑफर को कंसिडर करिए, अगर हमारा ऑफर फेल होता है देन यू कैन गो फॉर NBCC। बट अगर आप साथ में ही वोटिंग कराते हैं और यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग टू गो विद NBCC ऑफर विद आवर ऑफर देन डेफिनेटली वी आर आउट ऑफ द रेस। तो देखते हैं आज क्या डिसीजन होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में। अभी फिलहाल के लिए 2 ऑफर हैं उनके पास, लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन विल मूव। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेविंग पीपल फ्रॉम डिजीज बेटर देन शील्डिंग इंडस्ट्री। तो एक्सपर्ट्स का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट अ न्यूज, इट इज अ ओपिनियन।
into that experts, a few experts are saying that अभी इंडस्ट्री को सेव करने से ज़्यादा बेटर है कि आप जो पीपल हैं उनको डिजीज़ से बताएं। किस बात में, किस कंटेक्स्ट में बात कही गई है? Towards the end of last month, Commerce Ministry banned the import of mosquito killer racket that is priced less than 121, including all the cost, insurance, and freight value. And it is debatable decision that raised the important policy issue. इम्पोर्ट बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रिपेलिंग इंसेक्ट रिपेलिंग डिवाइसेस, उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ इशू जनरेट हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इसीलिए कवर किया कि प्रॉब्ली कहीं कोई एक बेटर बिग इशू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के ना बने। तो अभी इस छोटे से इशू से स्टार्ट किया है कि जो मॉस्किटो या जो इंसेक्ट रिपेलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के पॉलिसी टर्म्स में कुछ गाइडलाइंस हैं, टैरिफ हैं, उनको लेकर के उसकी वजह से जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं जिनकी कॉस्ट अब केवल 100 रुपये या 150 रुपये, उनको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडिया में अगर मॉस्किटो रिलेटेड डिसीज़ की बात करें, पैथोजेंस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा है। मलेरिया, डेंगू हम सभी जानते हैं, जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं इसकी वजह से। तो उनका ये कहना है कि आप भले ही इंडस्ट्री को शील करने के लिए इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेस्टिक प्लेयर को या डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए आपने जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर रखा है मॉस्किटो रिपेलेंट का, दैट मे अफेक्ट द prevalence of disease in India, especially mosquito related disease. तो उसी को लेकर के एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इंडिया को ऑलरेडी एक पैंडेमिक से आप फेस कर रहे हैं और इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट कर पाएंगे, मस्कीटो रिपेलेंट या जो इंसेक्ट रिपेलेंट मार्केट है, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनको बूस्ट कर पाएंगे बाय एक्चुअली बैनिंग दिस इम्पोर्टिंग ऑफ दिस मस्कीटो रिपेलेंट और इंसेक्ट रिपेलेंट डिवाइसेस। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड, क्योंकि इंडिया में मस्कीटो रिलेटेड डेंगू मलेरिया इज़ वन ऑफ द एंडेमिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो उस को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भैया लोगों को बीमारी से कैसे बचाया जाए, रादर देन हम अभी इंडस्ट्री को शील्ड कर रहे हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। दैट इज नॉट अ गुड पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट इज नॉट अ गुड पॉलिसी ओरिएंटेशन। बेसिकली नटशेल में ये बात इस न्यूज़ में कही गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on other social media platforms. Apart from it, if you have any query and suggestion, you can write it on comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.